हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स का पेपर करवाऊंगा जो कि क्लास 10th का है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का 2025 वाला क्लास 10th का पेपर करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें मैं सारे सेक्शन कवर करूंगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सारे सेक्शन कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 2025 का पेपर है ये आपका, सेट डी है इसमें, ठीक है। जिसका कोड है आपका, कोड अभी लिखा हुआ था इसमें, कोड के अनुसार ध्यान रखना आप। कोड है 2103, ठीक है। ये वाला पेपर हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP √6, √24, √54 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है √6 और A2 क्या है हमारे पास, √24। तो √24 को क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 4 × 6। तो 4 × 6 में से 4 का रूट बाहर आ जाएगा, 4 का रूट बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2√6 हो जाएगा, जिसकी वजह से D आपके पास क्या आ जाएगा, D हो जाएगा A2 - A1, यानी कि 2√6 में से √6 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओनली √6, यानी कि 2√6 में से एक √6 गया तो 1√6, ठीक है। तो D आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म, यानी कि A + 3D। A क्या है, √6, और D क्या है आपका, वो भी √6 आ गया। तो 3√6 और 1√6, तो कितना हो जाएगा, 4√6। और ये जो 4 है, देखो इसमें ना रूट के अंदर ही है सारी वैल्यू, ठीक है ना। तो 4 को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √96। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका √96। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर EF एंड PQ E डिवाइड द PR इन द रेशियो 5:4। ध्यान रखना, क्वेश्चन कह रहा है PR को, PR बोल रहा है, तो PR का मतलब P से चलना है और R पर खत्म होना है, ठीक है। तो P से लेकर R का जो रेशियो दे रखा है 5:4 दे रखा है, और E से डिवाइड हो रहा है। तो E जो डिवाइड कर रहा है 5 और 4 में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि ये वाला पोर्शन 5 है और ये वाला पोर्शन 4 है। इस तरीके से ध्यान रखना। PQ जो है 6.3 है, PQ ये रहा 6.3 है। तो देन लेंथ ऑफ EF की लेंथ बतानी है, यानी कि ये वाला पोर्शन आपको बताना है। तो आप ध्यान रखो कि इसमें दो ट्राइंगल आ रहे हैं, एक छोटा वाला ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल। छोटा वाला मतलब ट्राइंगल REF एंड ट्राइंगल RPQ, जिसमें रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं साइड्स के। तो हम कह सकते हैं कि देखो छोटे वाले की जो वैल्यू है वो RE है, RE का जो रेशियो है किसके साथ, RP के साथ, इक्वल होगा किसके, EF के और PQ के रेशियो के बराबर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बेस हैं और ये दोनों साइड वाली लाइन है, ठीक है। अब हमारे पास RE की वैल्यू कितनी है, RE की वैल्यू है 4, और RP की वैल्यू कितनी है, 5 नहीं है, ध्यान रखना 9 हो जाएगी। बच्चा यहाँ पर गलती कर देता है, 5 लिख देता है, ठीक है। और EF क्या है निकालनी है हमें, और ये है 6.3, ठीक है। और इसे अगर कैंसिल करेंगे तो ये 0.7 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो गया, यानी कि 2.8 इक्वल टू में EF। तो EF की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2.8 की आ जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। देखो हर क्वेश्चन में ना y की वैल्यू दे रखी है और x क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 रख दो, 4x - 2y + 5 = 0 में x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, 5 उधर चला जाएगा तो 2y
तो ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5/2। तो y की वैल्यू 5/2 कहाँ पर है, देखो 5/2 ये रही। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। बस समझ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू। तो साइन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो कॉस थीटा क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, पूछ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं आप रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको साइन में कन्वर्ट करना है हमें। फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है ही, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए अपॉन में बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का, तो क्या आ जाएगा रूट बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, फिर ये नीचे वाले का स्क्वायर और ऊपर वाले का रूट हट जाएगा, तो ये बचाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इस तरीके से ध्यान रखना, ऊपर वाले पे रूट रहेगा, नीचे वाले पे रूट हट जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का रूट हट जाएगा आपका, नीचे वाले का रूट हट जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके पास रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, सॉरी बी। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल है ABC और राइट एंगल कहाँ पर है आपका, राइट एंगल कहाँ पर है, C पर। ठीक है, C पर राइट एंगल है। देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B इज। तो देखो एक ट्राइंगल है आपके पास, C पर 90 डिग्री बना दो और A और B। तो हमारे पास होता क्या है, A B C तीनों को जोड़कर 180 होगा। हमें cos की वैल्यू बतानी है, तो क्या करना है, cos AB बताना है। तो AB वालों को इधर रहने दो और C को उधर ले जाओ। तो C क्या है, 90 है पहले C, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो A प्लस B भी क्या हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। अब क्या है कि cos चाहिए, तो cos लगा दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी इक्वल टू cos 90। ठीक है, तो cos 90 क्या होता है, तो देखो cos A प्लस बी और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो cos A प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। समझ आ रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है आपका, जो कि आपका किससे बनना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। तो क्या हो जाता है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसमें सॉल्व करना है कि किसकी वैल्यू के बराबर हो सकता है। तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन और सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस। ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है द टेंजेंट टू अ सर्कल इज डैश टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टेंजेंट क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर डैश होती है। क्या होती है, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जब भी हम जानते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल पे ये टेंजेंट है, तो रेडियस पे क्या होती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, लिख देना परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होती है। ठीक है, नेक्स्ट 8th, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, O क्या है, सेंटर है ऑफ द सर्कल। AB इज द कॉर्ड ऑफ द टेंजेंट PA। तो AB क्या है, कॉर्ड है, और AP क्या है, AP एक टेंजेंट है। A मेक्स एन एंगल 40 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बन रहा है विद AB। देन द AOB बताना है आपको, AOB मतलब ये वाला एंगल बताना है। देखो सिंपल सा है, अभी हमने सीखा कि ये दोनों एंगल मिलकर कितने डिग्री के बनेंगे, मतलब ये एंगल मिलकर 90 डिग्री का आपका बन जाता है, ये पूरा एंगल। ठीक है,
इसमें से ये 40 हो गया, तो बचा हुआ ये वाला जो पोर्शन है ये कितने का हो जाएगा आपका 50 का। ठीक है, उस साइड का क्या हो गया 40 का हो गया, तो बचा हुआ पोर्शन कितने का हो गया 50 का हो गया। अब ये वाला 50 है तो ये वाला भी क्या होगा 50 होगा। क्यों 50 होगा, क्योंकि ये और ये रेडियस है, रेडियस के आमने सामने के एंगल कितने होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, उधर वाला 50 है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा 50, तो 50-50 तो ये हो गया, तो बचा हुआ कितने का हो जाएगा आपका 80 डिग्री का, क्योंकि तीनों मिलकर कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो 50-50 तो वो हो ही गए, बचा कितना आपका 80 डिग्री का, तो 80 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इस वाली आकृति में यानी कि इस वाले फिगर में एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है PRQ, तो PRQ का एरिया यानी कि ये शेडेड रीजन जो है ये बताना है। ये क्या होता है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, पूरा सेक्टर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया, त्रिभुज का एरिया। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है रेडियस और ये भी क्या है रेडियस, हाइट भी। ठीक है, तो थीटा क्या है हमारे पास 90 डिग्री का, जिसे हम लिख सकते हैं 1/4 भी कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आ गया आर स्क्वायर तो कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर π/4 और यहाँ पर 1/2। अब ऐसे इसमें ऑप्शन कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख लो बाहर क्या है r²/4 से रिलेटेड है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें से r² तो कॉमन ले लिया था, हम इसमें से 4 भी कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा पाई। अब देखो यहाँ तो 4 है नहीं, तो 4 कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइड वाला होगा वो तो बाहर आ जाएगा और 2 ऊपर वाला रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर πr²/4 पाई माइनस 2। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। देखो r²/4 पाई माइनस 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। द डायमीटर ऑफ द कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। एक कार व्हील है उसका डायमीटर दे रखा है आपको 42 सेंटीमीटर का। ठीक है, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इट विल मेकिंग 132 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि कितने रिवोल्यूशन लगेंगे। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, देखो ये जो टायर चलेगा, मतलब जो ये व्हील है ये चलेगा, तो जो नीचे की तरफ कवर करेगा वो क्या करेगा इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या कवर कर रहा है आपका 132 किलोमीटर कर रहा है, तो कितनी बार में करेगा। तो पहले तो ये देखो कि किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो गया 132, मल्टीप्लाई हमें किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 132 को पहले मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, किस में कन्वर्ट होगा किलोमीटर मीटर में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए सेंटीमीटर में, और उसको डिवाइड कर देंगे कितने से इसके सरकमफेरेंस से, कि एक बार में जैसे मान के चलो एक बार में ये कवर कर रहा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 बार में कितना करेगा 200। तो अगर मैं पूछूँ कि 1000 सेंटीमीटर कितने बार में करेगा, तो आप क्या करोगे 1000 को डिवाइड कर दोगे 100 से, यानी कि इसके एक पेरीमीटर से। ठीक है ना, यानी कि एक सरकमफेरेंस से। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमसे पूछा जा रहा है 132 किलोमीटर, तो 132 को डिवाइड कर देंगे कितने से उसके सरकमफेरेंस से, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो 132 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड कर देंगे 2 पाई क्या है 22/7 और आपके पास 21, क्योंकि ये 42 है, 3 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, और ये कट जाएगा इससे 66 बार में, और ये कट जाएगा आपका इसमें 22 बार में। ठीक है, 22 से ये पूरा 22 कट गया, तो कितने जीरो आ गए 1 2 3 4 5 जीरो आ गए, यानी कि ऑप्शन के अनुसार पावर है तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 5 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 2 cones have their heights in their ratio 1:3 and the radii in the ratio 3:1। तो क्या कह रहा है हाइट का रेशियो दे रखा है 1:3
और रेडियाई का रेशियो दे रखा है 3:1। दो कोण है आपके पास, ठीक है, दो कोण है, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, ठीक है। इसकी हाइट यानी कि पहले वाले की हाइट और दूसरे वाले की हाइट का रेशियो दे दिया आपको कितना 1:3, ठीक है। और दोनों का रेडियस R1 और R2 का रेशियो कितना दे दिया 3:1। तो बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H अपॉन में 1/3 पाई, इसमें R1 और H1 हो जाएगा, इसमें R2 और H2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई से तो ये कट जाएगा। R1 क्या है, सॉरी R1 और R2, देखो R1 और R2 का रेशियो क्या है 3:1, तो ये हो जाएगा 3/1 का स्क्वायर। और H1 और H2 का रेशियो क्या है, देखो H1 और H2 का रेशियो 1/3, तो 1/3, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो ये है 3 का स्क्वायर और ये है 1/3, तो ये कट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा 3 × 1 यानी कि 3/1। तो रेशियो क्या आ जाएगा वॉल्यूम का 3/1 आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 3:1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12th। द मोड मीन एंड मीड ऑफ डेटा इज दिस एंड देन द मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला ध्यान रखना है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। 3 मीडियन निकालना है आपको, 2 मीन कितना है आपके पास, मीन है आपके पास ये रहा 10.5 और मोड कितना है 12.6। 3 मीडियन इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 21 में जोड़ लो इसे सीधा 21 हो जाएगा, 21 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33.6, ठीक है। तो 3 से ही डिवाइड हो जाएगा 11.2 टाइम्स, तो मीडियन आ गया आपके पास 11.2, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखते हैं कौन सा 11.2 इज द बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा दिस बिलो वाला कंसेप्ट दे रखा है। तो बिलो का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ दे रखी होगी आपको CF दे रखी होगी, ठीक है। ध्यान रखना बिलो अगर मोर देन और बिलो दे रखा हो तो ये क्या दे रखा होता है CF। देखो अपने आप कि बढ़ रहा है, ये 3 के बाद 12, 12 27, 57, 75 और 80 ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं CF। तो मोड क्लास क्या होगी, मोड क्लास क्या होती है, तो मोड क्लास वो होती है जहाँ पर क्या होता है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा है, देखो सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, तो 3 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए इसमें माइनस करते जाना, तो 12 में से 3 गए तो कितना बचेंगे आपके पास 9, फिर 27 में से 12 गए तो कितना बचेंगे 15, ठीक है। 27 में से 12 15 और 57 में से 27 गए तो ये आपके पास बचेगा 30, ठीक है। 75 में से 57 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 15 और 3 18 और 80 में से ये गए तो 5, ठीक है। तो इन सब का टोटल जो है ना आपका कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए, चेक कर लेना, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी किसमें ज़्यादा है इसमें, तो मोड क्लास क्या हो जाएगी आपके पास बिलो 30 का मतलब क्या, देखो यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 चल रही है। तो 30 से 40 वाली क्या हो जाएगी आपके पास मोड क्लास हो जाएगी, यानी मॉडल क्लास हो जाएगी। बस समझ आ रही है, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अगला 14th। 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट के 2 कार्ड हैं, 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड के 2 कार्ड हैं, मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। 2 कार्ड किसके खो गए हर्ट के और 4 कार्ड किसके खो गए स्पेड के। टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। 52 में से कितना माइनस हो गए 6, तो 6 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 46 बचेंगे टोटल कार्ड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम रिमेनिंग पैक। अब स्पेड और हर्ट में से ब्लैक कौन होता है, ब्लैक ही होता है, ठीक है। ये रेड होता है, हर्ट रेड होता है। तो ब्लैक कार्ड कितने बचे, देखो टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, 26 में से 4 तो माइनस हो गए, तो यानी कि 22 ब्लैक कार्ड बचे। फेवरेबल कितने हो गए 22 हो गए, तो 22 अपॉन में 46, ठीक है। 2 से कट जाएगा 11 बार में और 2 से कट जाएगा 23 बार में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 11/23 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 15। 2 positive integers x and y can be expressed x equal to this and y equal to this
वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ दिस। तो देखो इसका एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से करना, +1/14 A4B3 इस तरीके से लिख लेना। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते समय क्या होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो आ जाती है, जैसे इसमें A4 और इसमें B5 ये कॉमन आ गया, मतलब एलसीएम आ गया इसमें, ठीक है। तो इन दोनों का तो हमारा सिस्टम हट गया। अब 14 और 12 आ गया, तो 14 और 12 में कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले 2, इसको लिख सकते हैं ना, 2 और 3, 2 3 6 और फिर 2, इस तरीके से 6 दूनी 12। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 7 लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन क्या है, 2 आ गया, फिर बचा क्या है यहाँ पर 6 और यहाँ के बचा 7, इस तरीके से। तो एलसीएम कितना आ गया, देखो 7 × 42, 42 को 2 से करेंगे तो 84, A4B5, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ऊपर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस एलसीएम की बात कर रहा है। तो 64 A4 और B5 आ जाएगा, तो 84 A4 B5 ये आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट 16, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, अब कहने को तो वैसे तो 2 होते हैं, एक तो 1 होता है, ठीक है, एक क्या होता है 1 होता है और एक खुद वो अपना फैक्टर होता है। तो 2 फैक्टर आपके इसमें हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर में, ठीक है। अगला, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज इज दिस। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज -7 और 3 होते हैं तो उसकी नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी हो सकती हैं, तो मोर देन 3 हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है ना, जिसमें जीरोज क्या हो -7 और 3 होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर। तो रूट्स क्या होंगे, देखो x² -0.04 बोल रखा है ना, ये उधर चला जाएगा, x² में 0.04 और ये हो जाएगा x² में 2/100। अब इसका रूट हटेगा, सॉरी 2 नहीं 4/100, तो इसका स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लगेगा, तो x = 4/100। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, रूट कितना होता है 2, और 100 का रूट कितना होता है 10, तो ये हो गया 0.2, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 0.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, प्लस माइनस का 0.2, ठीक है। नेक्स्ट असर्शन है assertion 19, ये रहा, इफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज दिस। एक सर्कल है, उसका एक किनारा 2 3 है एंड द सेंटर इज -2.5 एंड देयर अदर एंड इज दिस -6 7। तो चेक कर लो ना, चेक कैसे करेंगे, ये मिड पॉइंट है, तो 2 और 6 इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, -4/2, ठीक है। तो कितना आ गया, -2 आ गया, और 7 और 3 को जोड़कर कितना आएगा 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ रहा है -2 और 5, तो -2 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अगला, सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, बिल्कुल ट्रू, और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो ऊपर वाले में भी हमने मिड पॉइंट निकाला और नीचे वाले में भी क्या निकाल दिया, मिड पॉइंट निकाल दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का असर्शन है द नंबर ऑफ 8 n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 एंड फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि n की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 8 आता है, n की वैल्यू 2 रखते हो तो 64 आता है, n मतलब इधर 8 की पावर 2 64 हो जाएगा, फिर ऐसे ही करते जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो 0 पर एंड हो, तो 0 पर एंड कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो ये फॉल्स है, ठीक है। द नंबर 12n कैन एंड विद द डिजिट 5 फॉर सम नेचुरल नंबर n, तो क्या वो n की पावर जो कुछ भी रखोगे, जैसे कि 1 रखोगे, तो चेक कर लो 2 है बाहर पर, ठीक है, तो 2 की पावर कुछ भी होगा, 2 की पावर 1 होगा तो 2 होगा। इवन की पावर, यानी कि इवन नंबर को इवन नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, तो यहाँ पर 5 तो कभी नहीं आ सकता, है ना, 5 तो कभी भी नहीं आ सकता, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो दोनों ही डिजिट क्या है आपकी, फॉल्स हैं। तो असर्शन
और रीज़न दोनों ही क्या हैं आपके, फॉल्स हैं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसमें क्या है कि हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसमें ये वाला ना ट्रू होगा। ट्रू का मतलब है हमने कैलकुलेशन तो सही करी थी कि 8 की पावर n पर कोई भी रखेंगे तो जीरो नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो वो कैन नॉट एंड विद बोल रहा है कि क्या जीरो नहीं आ सकता, तो ये सही कह रहा है, ठीक है ना। जीरो नहीं आ सकता तो ये सही कह रहा है, और नीचे वाली क्या है, फॉल्स हो गई, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, असर्शन जो है ट्रू है और रीजन जो है फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए सेक्शन बी करते हैं। सेक्शन बी है हमारे पास, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन फिगर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, यानी कि 53 दोनों दे रखे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी, x की वैल्यू को ए बी सी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, लिखना है। वेयर ए बी सी आर लेंथ ऑफ ए डी, ए क्या है, ए डी की लेंथ, और बी क्या है हमारे पास, बी क्या है, ए बी की लेंथ, ए बी कहाँ पर है, ये रहा, ये बी, और सी क्या है हमारे पास, बीपी की लेंथ, बीपी की लेंथ, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको एक्सप्रेस करना है, एक्स को एक्सप्रेस करना है, एक्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी की फॉर्म में लिखना है, बहुत ही सिंपल सा है। अब बस इतना ध्यान रखो कि इसमें 2 ट्राइंगल बन रहे हैं आपके पास, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल। बड़े वाले ट्राइंगल को लिखेंगे ट्राइंगल डी ए पी, ध्यान रखना ए हम बीच में ले रहे हैं 50 डिग्री वाला, ठीक है ना। एंड इधर भी ऐसे लिखेंगे सी बी पी, बी को बीच में लिया है और ए को भी बीच में लिया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें सिमिलरिटी लग जाएगी आपकी, क्या लग जाएगी, सिमिलरिटी, तभी जाके ये एक्सप्रेस होगा किसमें, ए और बी और सी में। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी या डी ए अपॉन में, डी ए अपॉन में ए पी, ये पूरी साइड ले रहे हैं हम, ठीक है। डी ए अपॉन में ए पी इक्वल हो जाएगा किसके, सी बी अपॉन में बी पी। ध्यान रखना बच्चा ना, गलती क्या कर सकता है कि डी ए के बाद ये ए बी ले सकता है, बट ए पी लेना है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। अब ये क्या है कि डी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए पी की है बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी बी की कितनी है एक्स, और बी पी की कितनी है सी, इस तरीके से। तो ये x इधर चला जाएगा, सॉरी ये जो c है ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन में b प्लस सी इक्वल टू में x। तो देखो x की वैल्यू किसकी टर्म्स में आ गई, a और b और c की टर्म्स में आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है 5 cot थीटा इक्वल टू 7 है, तो आप क्या करो, पहले cot को इस तरीके से लिख दो, cot थीटा इक्वल टू 7/5, जिससे हमारे पास क्या आ गया, ये कॉट होता है b अपॉन में p, ठीक है। और इसको हमें निकालना है, तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, साइन की जगह पर क्या लिख दोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, प्लस 5 कॉस की जगह पर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब इसमें ना h निकालने की जरूरत नहीं है आपके पास, क्योंकि एलसीएम लेके दोनों तरफ कट जाएगा। बच्चा क्या करेगा, एलसीएम पहले h निकालेगा, जिससे वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करें, टाइम बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा प्लस 7b अपॉन में h। अब देखो ऊपर वाले का जो एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा, ये एलसीएम तो h ही आ जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 7p प्लस का 5b। ऐसे ही नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, h, तो ये हो जाएगा 5p प्लस का 7b, जैसे h से h कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 7p, p क्या है हमारे पास 5, तो 7 इंटू 5 प्लस b क्या है हमारे पास 7 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 5 इंटू पी क्या है हमारे पास 5 प्लस 7 इंटू बी क्या है हमारे पास 7, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया 35 प्लस 35 और ये 25 प्लस 49, 49। तो 35 क्या हो गया आपके पास 70, और 49 फिर ये हो गया आपके पास 74, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे कितनी बार में 35, और 2 से काटेंगे कितनी बार में
37, ठीक है। तो 35 अपॉन में 37, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, बच्चा क्या करेगा, हाइपोटेन्यूज निकालेगा, देन फिर उसको पुट करेगा, आना वही है आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन इक्वल टू 1 है, प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन a माइनस बी a प्लस बी, ये लग गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो डायरेक्टली लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो tan उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय, और इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारे पास, a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट गया आपस में, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। तो प्रूव हो गया कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। तो फाइंड करना है थीटा, बहुत ही सिंपल सा है। साइन थीटा इक्वल टू एक वैल्यू को उधर ले जाओ, √3 कॉस थीटा, कॉस नीचे आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू √3। अब यहां पर क्या है कि ये हो जाएगा tan थीटा, जो कि हो जाएगा √3। अब इसमें क्या है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan की वैल्यू √3 होती है आपकी 60 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो ऐसे लिख देना tan थीटा इक्वल टू tan 60। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। इस तरीके से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोली थी, तो थीटा आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सेंटर है, PQ एक टेंजेंट है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन से डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। P पर, एंड इफ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, OPQ एक आइसोसेलेस है, तो इसका मतलब क्या है, आइसोसेलेस में ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। ये ऐसे डायग्राम दे रखा है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज तो कभी भी साइड के बराबर नहीं हो सकती। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ये ध्यान रखना। तो देन OQP निकालना है आपको, OQP निकालना है। तो देखो ये दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल भी x हो जाएगा और ये एंगल भी x हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे एंगल PQO इक्वल होगा किसके, POQ के, उसे हमने मान लिया x, ठीक है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये पहला कंसेप्ट। फिर अब तीनों को मिलाकर 180 होता है, तो इसका मतलब अब देखो ये दोनों तो x x है, x प्लस x, और ये बीच वाला क्या आ गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो तीनों को मिलाकर 180 हो गया, तो 90 उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू में 90 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितने बार में, 45 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 45 डिग्री की। समझ आ रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 45, और x को क्या माना था हमने, OQP, जो कि आ जाएगा 45 डिग्री का। बात समझ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है, उसकी मिनट हैंड क्या है, 12 सेंटीमीटर की है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। यही हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। तो 35 मिनट को घूमेगी, तो ये घूमते हुए कहाँ पर आएगी, यहाँ पर 7 पर, है ना। तो ये पूरा एरिया कवर कर रही है वो, तो इस वाले एरिया को पूरा कवर कर रही है। तो ये पूरा एरिया जो है कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये देखना होगा आपको।
तो आपको लिखना है कि टोटल एंगल कितना होते हैं, कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। और एंगल इन 1 मिनट कितना कवर होगा, देखो 360 में आपके पास कितने मिनट होते हैं, 60, तो 1 मिनट में कितने डिग्री कवर हो गया, 6 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कवर्ड इन 35 मिनट, तो क्या कर देंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 210, ठीक है, 210 डिग्री। तो एंगल कवर हो रहा है 210 डिग्री का, तो एंगल आ गया हमारे पास, तो एरिया निकालना है। सिंपल सा कंसेप्ट है, एरिया ऑफ सेक्टर लग जाएगा θ/360, यानी कि त्रिज्य खंड का लगेगा, ठीक है ना, त्रिज्य खंड का θ/360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा क्या है हमारे पास 210 और 360 ये आ जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारे पास कितनी है 12, ठीक है, इंटू 12। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये कट जाएंगे आपके 3 से 7 बार में, और 3 से आपका ये 12 बार में, ठीक है। 12 से ये 12 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, ठीक है। तो ये आ गया आपका एरिया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब पूरे 35 मिनट में वो इतना कवर करेगी। देखो अब यहाँ 35 आ गया ना, 35 की जगह कुछ और भी आ सकता है, 40 आ सकता है, 20 आ सकता है, 10 आ सकता है, 15 आ सकता है। तो आपको करना क्या है, ये कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है कि टोटल एंगल है 360, एंगल कवर इन 1 मिनट 6 डिग्री, तो ये तो आपको निकालना है। फिर इसके बाद में जैसी भी बात बोलेगा उससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना और आंसर निकाल देना, ठीक है। अगला देख लेते हैं इधर ही, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू दे रखा है, और क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू दे रखा है। तो आपको बस इसकी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करना है, तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। आप क्या करना है इसमें कि अब यहाँ p है और यहाँ q है, x के साथ यहाँ पर p है, ठीक है, x के साथ यहाँ पर क्या है, x के साथ यहाँ पर क्या है, p है, और यहाँ पर q है। तो दोनों में बराबर करने के लिए इसे q से मल्टीप्लाई कर दो, इसको p से मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ आ रही है। इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा pqx, और इसे करेंगे तो प्लस का q स्क्वायर y इक्वल टू में दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो pq माइनस q स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी pq प्लस p स्क्वायर y माइनस आएगा, ठीक है, और इक्वल टू में p को p से करा तो p स्क्वायर, और p को इससे करा तो प्लस का p क्यू, ठीक है। अब क्या है कि बस साइन चेंज कर देना है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस होके क्या होगा कि y बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में y, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और इक्वल टू में इन दोनों में से देखो क्या क्या है, ये है पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का पी क्यू, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। अब इसे ऐसे ही रहने दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू में इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही बचेगा, बात समझ आ रही है। माइनस अगर इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर, और इक्वल टू में यहाँ पर y भी था, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो कट जाएंगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, किसी में भी पुट कर देते हैं। तो पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुट करेंगे तो ये तो है पी एक्स प्लस क्यू, और y की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू में p माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास पी एक्स इक्वल टू में क्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर ये माइनस होके माइनस हो जाएगा। अच्छा एक चीज गलत कर दी हमने, यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस रह गया था, ठीक है।
तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का क्यू हो जाएगा, तो माइनस का क्यू उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस का q, तो ये कट जाएगा आपस में, तो पी एक्स इक्वल टू में p, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये p और x की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:6, 2 नंबर हैं 5:6 के रेशियो में, और 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर एंड द रेशियो बिकम 4:5। सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड फाइंड द नंबर। लेट करना है आपको, लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:6, 2 नंबर 5:6 के रेशियो में, फर्स्ट नंबर 5x हो जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 6x, इस तरीके से, क्योंकि इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 5/6 आएगा। ठीक है, 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 4/5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनमें से, दोनों में से 5x में से 7 माइनस और 6x में से भी 7 माइनस करने पर ये हो जाएगा 4/5 के बराबर। ठीक है, 4/5 के बराबर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 माइनस का 35, और ये इधर मल्टीप्लाई है 6 चौक 24 माइनस का 7 चौक 28। ठीक है, सॉरी यहाँ पर x आएगा और 28। ठीक है, अब यहाँ पर भी x आएगा 25x, x वालों को एक साथ ले लेंगे तो 25x में से 24x माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस का 28 और प्लस का 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 7। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पर से आपके पास आ गई प्लस का 7। अब x की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट नंबर क्या था आपके पास, फर्स्ट था 5x, यानी कि 5 × 7 यानी कि 35, और सेकंड नंबर क्या था 6x, यानी कि 6 × 7 यानी कि 42 आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन सी आ गया अब आपके पास। सेक्शन सी, देखो सेक्शन सी में ना पहला क्वेश्चन आ रहा है √7 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, इधर कर देता हूं मैं। सबसे पहले लिखते हैं कि वी एज्यूम दैट √7 इज अ रैशनल नंबर। √7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसमें क्या है कि √7 को हम मानते हैं a/b के बराबर। ठीक है, और b को इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा √7b = में a, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास 7b² और ये हो जाएगा a²। तो यहाँ पर क्या है कि अब हम कह सकते हैं कि जो a है वो क्या है, 7 का फैक्टर है, तो लिखेंगे a² इज अ फैक्टर ऑफ 7 एंड a is also the factor of 7। ठीक है, जब a² 7 का फैक्टर है तो a भी क्या होगा, 7 का फैक्टर माना जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हमारे पास एक फैक्टर आ गया 7, जबकि जो रैशनल नंबर होते हैं ना उनका कोई फैक्टर नहीं होता। जैसे कि 5/7 लिखा है, तो इन दोनों के बीच में क्या फैक्टर है, कुछ भी फैक्टर नहीं है। तो पहला फैक्टर a का तो फैक्टर आ गया हमारे पास 7, अगर b का भी 7 आ जाए तो इसका मतलब वो रैशनल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे a जो है 7 का फैक्टर आ गया तो 7c लिख देंगे, तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। इस चीज को याद कर लेना, ठीक है ना, सही से। तो ये हो जाएगा a² = में ये हो जाएगा हमारा 49c²। ठीक है, अब क्या है कि इसमें ना a² की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 7b², ये हो जाएगा 49c²। अब 7 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो b² क्या हो गया, वो भी 7 का फैक्टर आ गया। अब देखो b² का फैक्टर क्या आ गया, 7 आ गया, तो हम लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाय 7 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय
7। तो इसका मतलब क्या है कि 7 जो है ए का भी फैक्टर आ गया और बी का भी फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब लिखेंगे आवर एजम्पशन लिख दो या कॉन्ट्राडिक्शन लिख दो। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या माना था उसको? हमने माना था रैशनल नंबर। तो हमारी एजम्पशन जो है गलत है। तो इसका मतलब देयरफॉर √7 इज एन इर्रेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, 3 नंबर का आता ही आता है। ठीक है ना, इसको सही से समझ लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि 3x + 4y = 12 एंड a + bx + 2a - by = 5a - 1 है। तो बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल कब होते हैं? जब लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंस होती है, कोइंसिडेंस होती है। ठीक है, यानी कि संपाती होती है। संपाती वाली लाइन होती है तो उस पर क्या होता है, वो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अनेक हल होते हैं। और कंसेप्ट होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि तीनों बराबर होते हैं रेशियो। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर क्या करना होगा? तीनों रेशियो को बराबर लेके चलना होगा। तो a1/a2 क्या है आपके पास? ये है 3/में a + b। ठीक है, और ऐसे ही b1/b2 क्या है आपके पास? 4/में 2a - b। ठीक है, और ऐसे ही c1/c2 क्या हो जाएगा? 12/में 5a - b, इस तरीके से। ठीक है, अब करना क्या है कि एक बार इन दोनों को इक्वल रखना और एक बार इन दोनों को इक्वल रखना, क्योंकि तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? a1/a2 = c1/c2। तो ये हो जाएगा a1 क्या है हमारे पास? 3/में a + b, और c1/c2 क्या है हमारे पास? 12/में 5a - 1। तो ये कट जाएगा 4 बार में, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5a - 1 = में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a + का 4b। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। a वालों को एक साथ लिख लेंगे, तो 5a - 4a और 1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4b + 1। तो ये हो जाएगा a, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4b = में 1। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी इससे। ठीक है, इससे क्या आ जाएगी? आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर क्या है कि फिर दोबारा से इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये आ जाएगी a - 4b = में 1। अब इसे मिटा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। अब क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को रखा था, फिर इन दोनों को रखेंगे, b1/b2 को और c1/c2 को। ठीक है ना, ये पहला कंसेप्ट हमने कर लिया। दूसरे में क्या है? b1/b2 = c1/c2 रखेंगे। ठीक है, इसमें b1 क्या है हमारे पास? b1 है हमारे पास 4/में 2a - b और इक्वल ये हो जाएगा 12/में 5a - 1, इस तरीके से। तो ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 6 बार में। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a - 1, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6a - का 6b। ठीक है, a वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो 5a - का 6a = में ये उधर चला जाएगा, तो माइनस का 6b और प्लस का 1। तो ये हो जाएगा माइनस का a। ठीक है, और इसमें से माइनस अगर कॉमन लेना चाहो तो 6b - 1 ऐसे हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो a - 6b = में -1, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आ गई यहाँ पर आपके पास, एक ये थी और एक ये है। दोनों को लिख लेते हैं अलग से इस तरीके से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इसमें क्या है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, फर्स्ट को और सेकंड को। तो ये है हमारे पास a - 4b = में 1 और a - 6b = में -1। तो देखो यहाँ पर ये दोनों तो बराबर ही हैं, बस साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 4 2b, और ये हो जाएगा आपस में 2।
तो 2 से ये कट जाएगा 1 बार में, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब b की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, तो b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a माइनस 4b इक्वल टू में 1, तो a माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू में 1, तो a माइनस 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 4 उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू 5 आ जाएगी और b की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ मनी 10% पर एनम एंड रेस्ट 15% पर एनम, हिज एनुअल इनकम इज 1900। मतलब एक व्यक्ति है जो उधार देता है 10% पर एनम पर कुछ अमाउंट को, और कुछ बाकी अमाउंट को 15% पर एनम पे उधार देता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो अमाउंट है वो x और y है। let the first amount be x and second amount be y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट अमाउंट को 10% पर दे रहा है और सेकंड को 15% पर दे रहा है। ठीक है, तो उसकी एनुअल इनकम हो रही है 1900, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन में 100 प्लस 15 अपॉन में 100 इक्वल टू 1900। ठीक है, एलसीएम लेके उधर चला जाएगा, 10x प्लस 15y इक्वल टू 1900, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। एलसीएम ले लेंगे इसमें से 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1900 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 दूनी 38,000। ये पहली इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा था कि ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टू सम। उसने चेंज कर दिया, यानी कि फर्स्ट वाले को जब ये दिया था ना, अब फर्स्ट वाले के लिए 15% होगा और सेकंड वाले के लिए ये हो जाएगा, तो इंटरचेंज कर दिया। आगे कह रहा है हैव ही अर्न 200 मोर, यानी कि एक्स्ट्रा कमाने लगा 200 रुपये, यानी कि 1900 का क्या कर दिया, ज्यादा हो गया 200 रुपये, यानी कि 2100 हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर उसने इंटरचेंज कर दिया तो इसका मतलब क्या, 15% हो गया x का प्लस 10% हो गया y का, तो ये हो गया 2100 रुपये। तो ये हो गया 15 अपॉन में 100 x प्लस 10 अपॉन में 100 y इक्वल टू में 2100, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y इक्वल टू 2100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कट गया 20 बार में। ठीक है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू में 42,000, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल दो, 3x इक्वल टू में 42,000 माइनस का 2y, और x इक्वल टू में 42,000 माइनस का 2y और अपॉन में अपॉन में 3, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में थर्ड वाली इक्वेशन को पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये रही है आपके पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 38,000, और x की जगह y की जगह पर, ठीक है सॉरी x की जगह पर है वैल्यू, x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं हम, $42,000 माइनस 2y और अपॉन में 3, और ये हो जाएगा प्लस का 3y इक्वल टू में 38,000। एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 42 दूनी 84 माइनस 4y और प्लस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9y इक्वल टू में 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 38 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 8 24, तो ये हो जाएगा 11,400 और एक और 0, यानी कि 1,14,000। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू में 1,14,000 में से 84,000 माइनस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 16 और 14 30,
तो ये कट जाएगा 6000 बार में, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6000। ठीक है, तो यहाँ तो y की वैल्यू तो आपके पास 6000 आ गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू में 42,000 माइनस 2y, y है 6000 अपॉन में 1000 लिख लेना भाई, अपॉन में 3। तो ये कैलकुलेट आएगा 12,000, 12,000 माइनस होएगा 30,000 डिवाइड बाय 3, तो यानी कि 10,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो प्रूफ करना है कि एक पैलोग्राम है जो सर्कल के अंदर है और वो रोम्बस है, ऐसा प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है? कि पैलोग्राम है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो रोम्बस प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं। कह रहा है कि एक पैलोग्राम है और उसके अंदर एक सर्कल है, तो आपको इसे रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा देखो, A B C D E F G H ऐसे लिख लेंगे हम ना। तो इसमें क्या है कि हमें इसे रोम्बस प्रूफ करना है। ये पैलोग्राम है, पैलोग्राम का मतलब इसमें गिवन क्या है आपके पास? गिवन ये है कि AB जो है इक्वल है किसके? इक्वल है किसके? CD के या DC के। एंड AD जो है इक्वल है किसके? BC के। ये आपको गिवन दे रखा है। अब प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है ABCD इज अ रोम्बस। इसे रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है कि हमें ए को देखना है। पहले तो ए को देखो, ए से दो टेंजेंट जा रही है, ए ई इक्वल होगी किसके? ए एच के। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर ऐसे ही इधर भी आ जाओ, ई बी ई और बी एफ बराबर होंगे, तो बी ई इसकी तरफ लिखना, जहां ए लिखा है उसी तरफ बी ई लिखना। ठीक है ना, तो बी ई और इक्वल टू में ए एफ, यही चीज लिख देंगे सेकंड। फिर ऐसे ही अगला बी एफ और सॉरी सी एफ और सी जी, तो सी एफ को उस तरफ लिखना जिस तरफ बी एफ लिखा है, तो सी एफ और सी जी हो जाएगा थर्ड। फिर ऐसी डी जी और डी एच, तो डी जी को इस तरफ, तो डी जी इक्वल टू में डी एच, ये फोर्थ। फिर तीनों को, चारों को क्या कर देना? ऐड कर देना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो ए ई प्लस बी ई और प्लस सी जी प्लस डी जी इक्वल टू ए एच प्लस ए एफ प्लस सी एफ प्लस डी एच। तो ए ई और बी ई जोड़ के क्या हो जाएगा? देखो, देखते जाना, ए ई और बी ई जोड़कर ए बी बनेगा। ठीक है, प्लस सी जी और डी जी को जोड़कर सी डी बनेगा। ऐसी ए एच और डी एच को जोड़कर ए डी बनेगा और इनको जोड़कर ए सी बनेगा। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि ये पैलोग्राम और रोम्बस बन जाए। तो रोम्बस के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास आमने सामने की साइड तो बराबर है, बट एडजेसेंट साइड बराबर की, बगल वाली जो साइड्स हैं बराबर हो जाएंगी। तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर ही हो जाएगी, तो ये इसके बराबर है, तो चारों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो देखो, क्वेश्चन के अनुसार हमने इतना तो प्रूफ कर दिया कि ए बी जो है, ए बी प्लस सी डी लिख दिया। तो देखो, अब ए बी को किसके बराबर करना है? ए डी के बराबर करना है। तो क्या करना? सी डी क्या है? सी डी ये है, सी डी ए बी के बराबर ही थी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी को ए डी रखना प्लस फिर आएगा ए सी नहीं होगा, बी सी होगा, ये गलती हो गई कहीं, यहाँ पर बी आएगा, बी एफ। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर BC को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? देखो, BC को किसके बराबर लिख देंगे? AD के बराबर लिख देंगे।
तो यहाँ पर ये ए डी के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबल ए बी और ये हो जाएगा डबल ए डी, 2 से 2 कट गया, तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए डी के बराबर, ठीक है। अब देखो ए बी जो है पहले से ही किसके बराबर था, देखो वो लिखा है डी सी के बराबर, ए बी किसके बराबर आ गया, ए डी के बराबर, ए डी किसके बराबर था, बी सी के बराबर, तो चारों साइड बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमारा एक रोम्बस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, इसी तरीके से करने हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं बहुत बार। अगला क्या है, tan थीटा अपन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्वेश्चन है हमारे पास tan थीटा अपन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हर क्वेश्चन को जो ट्रिग्नोमेट्रिक का हो तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करें, इसे साइन में करेंगे तो साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, और इसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपन में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो साइन ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेने के बाद साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये कॉस कॉस रहेगा, कॉस थीटा इधर, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, प्लस इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे इसके साथ भी करेंगे, कॉस ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या चीज़ दिख रही है, इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा, जबकि यहाँ पर भी ऐसी है, तो माइनस कॉमन लो, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे इसका, तो देखो साइन और कॉस अलग अलग है, तो ये तो अलग अलग लिख दिए जाएंगे, और जो सेम है ये दोनों तो इसको सेम लिख दिया जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो है एलसीएम लेंगे तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन बचेगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ऐसे ही साइन कट जाएगा और साइन माइनस कॉस कट जाएगा, तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इधर फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, इस तरीके से। तो ए माइनस बी का मतलब है साइन माइनस कॉस, ठीक है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से डिवाइड बाय ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस साइन थीटा, या तो अलग अलग कर दूँ, देखो 1 के नीचे ये आ जाएगा पूरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 1। तो देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, प्लस 1, इसको सीधा लिख दो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा,
अगला क्वेश्चन था, इसका और पार्ट है, 1 में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लस 1 में 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 में 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू में 2। इस तरीके से ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना होगा आपको, अब आप समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सेक जो होता है 1 बाय कॉस होता है, तो 1 बाय कॉस और 1 बाय सेक को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 में 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक साथ लिख दिया इसको, और इसको भी एक साथ लिख देंगे, 1 में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 में 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसमें क्या है, इसको तो ऐसे रहने दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख देंगे 1 में 1 प्लस 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसमें भी कॉस को तो सेम रहने देंगे और इसको लिख देंगे 1 कॉस, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं करना आपको, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस साइन हो जाएगा और ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो उसको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, ठीक है। 1 में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे इसका होगा कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को देखो, बस इन दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम रख दो, जब एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर की डिजिट सेम रहती है, ठीक है। प्लस इसमें भी एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा 1 और ये कट जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है ना, 30 वाला कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है चाइल्ड अ चाइल्ड गेम हैज 8 ट्राइंगल, उसके अंदर कितने ट्राइंगल है, 8 ट्राइंगल हैं, विच ऑफ 3 आर ब्लू एंड रेस्ट ऑफ रेड, तो 3 ब्लू हैं और बाकी क्या गया है, रेस्ट यानी कि रेड है, यानी कि 5, क्योंकि 8 है ना टोटल, तो 3 ब्लू हैं तो 5 क्या है, रेड है, एंड 10 स्क्वायर ऑफ विच आर 6 आर ब्लू एंड रेस्ट ऑफ रेड, और बाकी 10 हमारे पास स्क्वायर हैं जिसमें से 6 ब्लू हैं और रेस्ट कितने हैं, यानी कि 4 जो है रेड है। वन पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज अ स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी निकालें कि स्क्वायर होगा, लॉस्ट कार्ड, लॉस्ट इज अ स्क्वायर। ध्यान रखना क्वेश्चन बोला वन पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज यानी कि वो जो है स्क्वायर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो स्क्वायर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर टोटल है हमारे पास 8 ये और 10 ये, 18 है टोटल, ठीक है। उसमें से हमारे पास स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर कितने हैं, स्क्वायर है हमारे पास 10, तो स्क्वायर है 10 और टोटल है 18, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 5 बार और 2 से 9 बार में, तो ये हो जाएगा 5/9, ठीक है। इस तरीके से ये पहला आंसर आ गया। दूसरा, स्क्वायर ऑफ रेड कलर का स्क्वायर हो, लॉस्ट इज अ स्क्वायर ऑफ रेड, अब रेड कलर के स्क्वायर कितने हैं, देखो रेड कलर के स्क्वायर हमारे पास 4 है, ठीक है, तो 4 अपॉन में टोटल यानी कि 18,
तो 2 से 2 बार में और 2 से 9 बार में, तो 2/9 ये भी हो गया। ठीक है, आगे ट्राइंगल ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर का ट्राइंगल कितने हैं? ब्लू कलर का ट्राइंगल हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगी लॉस्ट इज अ ब्लू ट्राइंगल। ब्लू ट्राइंगल कितने थे? 3 और टोटल है 18, यानी कि 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जबकि ये आपको दे रखा है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3/2। अब हम जानते हैं अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है? सी अपॉन ए, और ये होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन में ए, यानी कि ए अल्फा प्लस बीटा को जोड़कर माइनस बी अपॉन ए होता है, प्लस 1 तो उधर चला जाएगा, 3/2 -1। ठीक है, सी क्या है हमारे पास? सी है माइनस का के, ए क्या है हमारे पास? 1, बी क्या है? माइनस पी एक्स प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स की टर्म में होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखो एक्स तो अंदर है, तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा पी एक्स माइनस का पी और माइनस का के, इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स और ये हो जाएगा माइनस को लेके पी प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? 1, और बी क्या हो जाएगा? माइनस का पी, और सी क्या हो जाएगा? माइनस पी प्लस के, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सही कर लो इसको। सी क्या है आपके पास? माइनस पी प्लस के अपॉन में ए क्या है? 1 माइनस बी, बी क्या है हमारे पास? बी है माइनस का पी, तो ये प्लस का पी हो जाएगा अपॉन में 1, और ये तो चेंज हो जाएगा, तो 2 इधर जाएगा, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें इसमें से क्या निकालना था? के की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगा माइनस का पी प्लस का के प्लस का पी इक्वल टू 1/2। तो पी से तो पी कट गया, तो के की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 1/2। क्वेश्चन सिंपल सा है, बट क्या लॉजिक था इसमें कि यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी थी उसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व नहीं कर रखा था, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सेक्शन डी करना है अब हमें। ठीक है, सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, साइड ए बी एंड बी सी। ए बी कहाँ पर है? ए बी ये वाली साइड, ठीक है, और बी सी ये पूरी वाली साइड, ठीक है, एंड मीडियन ए डी यानी कि ये वाली, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। तो पी क्यू ये वाली, क्यू आर ये पूरी वाली साइड, और मीडियन ये, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखो मीडियन का मतलब क्या होता है? माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या होता है? जो लाइन किसी ट्राइंगल को 2 बराबर भागों में बांटे और जहां पर भी टच होगी वहां पर क्या होगा? मिड पॉइंट होगा ये, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि यहां पर आप एक चीज समझ के चलो कि बीसी जो है वो, देखो ये दोनों पोर्शन बराबर होंगे, ये दोनों पोर्शन क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं बीसी को डबल लिख सकते हैं किसका? बीडी का। तो बीडी का डबल कर दोगे तो बीसी हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे यहां पर भी क्यू आर को डबल लिख सकते हैं क्यू एम का। ये हमने क्यों लिखा बताएंगे अभी। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। एबीसी जो है सिमिलर है पी क्यू आर के, ये आपको बताना है। तो ये गिवन जो दे रखा है वो लिखते जाओ। गिवन में एक चीज और दे रखी है, प्रोपोर्शनल। तो एबी और पी क्यू का प्रोपोर्शन बीसी और क्यू आर का प्रोपोर्शन और एडी और पीएम का प्रोपोर्शन क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है, ठीक है। और आपको एबीसी और पीक्यूआर को यानी कि इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है। देखो बहुत ही सिंपल सा हो गया। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये जो चीज है ना इसी को लिखो, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर की जगह बस बी सी की जगह क्या लिख देना है? 2BD। तो 2BD लिखा हमने, और क्यू आर की जगह क्या लिखा हमने? 2QM, ठीक है। और यहां पर AD अपॉन में PM, ये 2 से 2 कट जाएगा
तो ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम और ए डी अपॉन में पी एम। ये तीनों साइड आपस में क्या आ गई? प्रोपोर्शन। कौन सी साइड है ये? ए बी अपॉन पी क्यू। किसकी है ये? ए बी और पी क्यू, ये वाली, ठीक है। और दूसरा क्या है? बी डी और क्यू एम। तो बी डी ये देखो, ये और ये आ गया, ठीक है। बी डी और क्यू एम ये आ गया, और ए डी और पी एम, ए डी ये है और पी एम ये है, ये आ गया। तो मतलब हमने इन दोनों ट्राइंगलों को क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया। बट हमें क्या करना है? पूरे ट्राइंगल को सिमिलर करना था। तो इससे क्या होगा? इससे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका इक्वल हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम, एंगल बी जो है इक्वल हो गया एंगल क्यू के, ठीक है, बाय सी पी एस टी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या करना है? देखो, अब जो ट्राइंगल हमें चाहिए ना, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगलों को देख रहे हैं हम। तो एबीसी में देखो, अब एबीसी में क्या है कि ए बी और पी क्यू का प्रोपोर्शन किसके बराबर दे रखा था? बीसी और क्यू आर के प्रोपोर्शन के। अब तो हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, एबीसी और पी क्यू आर, यानी कि एबीसी कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, और पी क्यू आर ये पूरा ट्राइंगल। तो पूरे ट्राइंगल की ये दो साइड्स आपको दे रखी हैं और ये दो साइड्स आपको दे रखी थी, ठीक है ना। तो दोनों साइड्स को हमने रेशियो बराबर लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। और यहां पर ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। तो एंगल बी जो है किसके बराबर है? एंगल क्यू के। तो इसमें क्या हो गया? देखो, दो साइड और एक एंगल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR by SAS सिमिलरिटी। तो SAS सिमिलरिटी से क्या हो गया? ये सिमिलर हो जाएगा और इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका और पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर, इसका और पॉइंट, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी। एक साइड बीसी है ट्राइंगल एबीसी में। एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, ए बी सी। डी कहां पर है? डी ऑन बीसी। तो बीसी यहां पर है, इस पर एक पॉइंट है डी, ठीक है। सच दैट एडीसी, ए डी सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया एडीसी, ठीक है, इक्वल है बीएसी के, बीएसी के मतलब इस पूरे के, ठीक है। शो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप ध्यान रखो, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी निकालना है ना। तो बी को इधर ले आओ, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ना, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू में सी बी इंटू सी डी। इसको करने का तरीका बता रहा हूँ सही तरीके से, आपको पेपर में कैसे ध्यान रखना है। फिर सी बी को इधर ले आओ, तो सी ए अपॉन में सी बी और सी डी अपॉन में सी ए। आपको इस तरीके से ये प्रूफ कर देना है। अगर ये प्रूफ हो गया ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर आप इसको प्रूफ कर दोगे इजिली तरीके से। तो ये प्रूफ कैसे होगा? इसको प्रूफ करने के लिए आपको इन दो ट्राइंगलों को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट करना, सिमिलर करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल, अब देखो ए डी सी लिखा है ना आपने, तो ए, अब देखो डी कहां पर आ रहा है आपका? डी बीच में आ रहा है। तो दूसरा जो ट्राइंगल बनाओगे ना आप, उसमें ए बीच में आना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो ए डी सी के बराबर किसको लिखेंगे? बी ए सी को। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो सिमिलरिटी के लिए हमें क्या क्या दे रखा है? देखो, सबसे पहले ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल ए डी सी
इक्वल दे रखा है बी ए सी के, ठीक है, ये गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। और एंगल सी देखो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आएगा और इस वाले ट्रायंगल में भी आएगा, तो एंगल सी जो है दोनों में इक्वल आ गया, कॉमन है ये। तो ये ए सिमिलरिटी से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने के बाद क्या होगा कि उसके जो साइड्स का प्रोपोर्शन होता है वो बराबर हो जाता है। तो साइड्स कैसे कैसे लेनी, देखो हमें एक तरफ चाहिए सी ए, तो सी ए कहां पर है, सी ए यहां पर है, इस छोटे वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं पहले, नीले वाले को, ठीक है ना। तो ये सी ए आ गया, सी ए, जब सी ए लिया तो वो डी के सामने, और डी के सामने जो होगा वो ए के सामने वाला ही होगा, क्योंकि डी और ए क्या है आपस में, बराबर है। तो डी के सामने हमने क्या लिया, सी ए लिया, तो ए के सामने क्या है, बी सी, तो बी सी लेंगे इसे नीचे, ठीक है, इक्वल टू। अब दूसरा क्या चाहिए हमें, सी डी, तो सी डी कहां पर है, सी डी ये है छोटा वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो सी डी कौन सा वाला पोर्शन है, जो कि हमारे पास एंगल के बगल वाला था, ठीक है ना। तो एक तरफ हमने ले लिया सी डी, और दूसरी तरफ क्या चाहिए आपको, सी ए, तो सी ए यहां पर से ले लो, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आप बस क्या करो, क्वेश्चन में सिमिलर कर दो, सिमिलर करने के बाद जो ये निकालने के लिए बोल दिया है ना, उसी को निकाल के दिखा दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये चीज आपको दिखानी थोड़ी है, तो आपके समझने के लिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी सी डॉट सी डी, तो ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले ये चीज जरूर कर लें कि भाई ऐसे करोगे तो आपको क्या है कि समझ में आ जाएगा कि करना क्या है मतलब इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, चलो हेमिस्फीयर बना दिया ये लो, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर क्या है, कोन है, ये हो गया कोन, ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर, हाइट इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर क्या है, 4 है, ये आपका 4 है, ठीक है। तो रेडियस मिल गई हमें, तो डायमीटर है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपके पास 2 सेंटीमीटर। आगे कह रहे डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा आगे कुछ और है, नया है। इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालो, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखो हमें क्या करना है, दोनों को वॉल्यूम निकाल देना है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास, रेडियस दे रखी है 2 हो जाएगी, हाइट इसकी 3 हो जाएगी, और ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ, पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है। इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पर 2 और आर बचेगा एक, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पर भी एच बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई आर कितना था 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 2 × 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एच कितनी है हमारे पास 3। अब इसे कैंसिल करते हैं,
तो ये हो जाएगा 22, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 और अपॉन में 21 मल्टीप्लाई बाय, और ये हो जाएगा 7, तो 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 88 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या बोला था क्वेश्चन में कि एज्यूम करो कि ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर हमने इसको रख दिया। तो इसको अगर हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रख दिया इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है पहले किसका, सिलेंडर का। इसका तो हम निकाल ही चुके हैं। तो दूसरा कंसेप्ट था हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, चलो इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर और एच भी बड़ा। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी हो जाएगी अब इसके लिए, आर तो वही रहेगी 2, बट एच जो है अलग हो जाएगी। यहां से यहां तक 3 था और यहां से यहां तक भी क्या है, यहां से यहां तक ये रेडियस है, यानी कि ये 2 थी, तो 2 और 3 5 हो जाएगी, ये हाइट इसकी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 88 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 7। 88 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 440 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया दूसरा। अब आपको क्वेश्चन बोला था डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। किस किस का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। डिफरेंस निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो सिलेंडर क्या है, सिलेंडर का है 440 अपॉन में 7, इसका 88 अपॉन में 3। एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 चौक 12 और 1 13, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 और 56 और 5 61। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं इसको, ये आपका आ जाएगा 1320 माइनस 616, 704 अपॉन में 21, और 21 से अगर डिवाइड करके देखें तो नहीं कटेगा, तो यही इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, इसका और पार्ट है। चलो ठीक है, और पार्ट है इसका। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक टेंट है किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या है, एक कोन है, ऐसे ऐसे होते हैं ना टेंट, ऐसे। इफ द हाइट ऑफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 5, तो डायमीटर क्या क्या बोल रखा है, हाइट और डायमीटर। तो हाइट दे दी है आपको पहले 2.1, ध्यान रखना जो पहले लिखा है वो पहले है और जो बाद में लिखा है वो बाद में, यानी कि डायमीटर कितना है 5। ठीक है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। Find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of canvas of the tent at the rate of 600 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो देखो सिंपल से समझ में आ रहा है कि मीटर स्क्वायर में लिखा है, तो इसका मतलब इसका पहले आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए देखो क्या होगा,
सी ए से निकालोगे किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर के चारों ओर कपड़ा लगा होगा, ठीक है, ऊपर नहीं लगा होगा ना नीचे लगा होगा, चारों ओर लगा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसके भी ऊपर की चारों ओर लगा होगा, यानी कि इसका क्या निकालना है, सी ए से, यानी कि दोनों का सी ए से निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट कैसे निकालेंगे, सी ए से ऑफ सिलेंडर प्लस सी ए से ऑफ कोन। सी एस एफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस सी एस एफ कौन, पाई आर एल। तो कॉमन क्या है इसमें, पाई आर, आर भी दोनों की सेम ही है, ये हो जाएगा 2h प्लस एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आ जाएगी आपके पास 5/2, क्योंकि डायमीटर आपके पास 5 है। 2 इंटू एच, एच कितनी है आपके पास 2.1, एल है 2.8, यानी कि स्लैंट हाइट। ये कट जाएगा 11 बार में, 55/7, ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, तो ये हो जाएगा 55/7 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 55, ठीक है, 55 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया इसका एरिया, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ कैनवास। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, देखो कॉस्ट के लिए बता रखा था आपको 600 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या निकला है 55 मल्टीप्लाई बाय 600, तो 6 पंजे 30 और 33, ये हो जाएगा 33,000 रुपये। तो इसका आंसर आ जाएगा 33,000 रुपीज, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बिलो वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने अभी अभी जब एमसीक्यू कराया था तो बताया था आपको कि बिलो दे रखा हो तो क्या मानते हैं कि वो जो आपको दे रखा होगा यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ये क्या होगा आपके लिए, ये आपके लिए CF होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। और क्या निकालना है, माध्यक यानी कि मीडियन निकालना है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मीडियन निकालना है इसमें। सबसे पहले तो इस टेबल को सही से बनाएंगे। बिलो 85, बिलो 105, बिलो 125 ऐसे दे रखा है। तो 85 बोल रखा है ना, तो देखो 85 जीरो से लो या कैसे भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर CI बनाने के लिए गैपिंग कितने कितने का चल रहा है आपका, 20-20 का गैपिंग चल रहा है, तो इसमें भी 20 का ही गैपिंग ले लो। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, इस तरीके से, ठीक है। 125 से 145, 125 से 145, ठीक है। 145 से 165, 165 से 85 और 205, 165 से 185 और 185 से 205, इस तरीके से जा रहा है। अब आपको ये CI दे रखा था, ठीक है, ध्यान रखना CI दे रखा है। जब भी क्वेश्चन एक ऐसे ही आएगा पेपर में जहां पर आपको बिलो या एवब दे रखा होगा, एवब वाला भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो ये CF दे रखा है, ठीक है ना, कितना कितना 4, 9, 22, 42, 56, 84, 64 और 68। फिर अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना होता है, देखो ये 4 लिखोगे, फिर 9 में से इसको माइनस कर दोगे 4 को, तो ये आ जाएगा 5। फिर 22 में से 9 को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो 22 में से 9 गए तो 13। फिर 42 में से 22 माइनस कर देंगे तो 20, ठीक है।
56 में से 42 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 14। 64 में से ये 56 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8, और इसमें से माइनस कर देंगे तो 4। अब इसका जब टोटल करेंगे ना हम, तो इसका टोटल हमारा 68 आ जाना चाहिए, तो हमारी फ्रीक्वेंसी सही होगी, ठीक है ना। प्लस कर लेते हैं, तो ये आ गया 68। तो n आ गया आपके पास 68, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी सही निकाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना था, मीडियन निकालना था। तो माध्यक यानी कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। अब इसमें n/2 निकालना पड़ता है। n/2 कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, n/2 से मिलता क्या है, क्लास, मीडियन क्लास निकलती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 34। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, कि अब आपको ये देखना है कि 34 किसके पास आ रहा होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी में CF में देखना होता है 34 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 34। तो जो अगली वाली लाइन होती है ना, ये आपकी हो जाती है मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास का जो पहला नंबर होता है इसे कहते हैं L1, ठीक है। अब L1 क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 125 प्लस n/2 तो हमने निकाल ही लिया, 34 आ रहा है। CF क्या होता है, CF वो ऊपर वाला जो टर्म होता है उसको CF कहते हैं, जो भी मीडियन क्लास होती है उसके ऊपर वाला CF ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इसके साथ वाली जो चल रही है वही लेते हैं, यानी कि 20, और H का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 20। तो 20 से तो 20 कट गया, 125 प्लस 34 में से 22 माइनस हो गए तो 12, तो ये हो गया 137। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। एक ये क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें x और y की वैल्यू निकालने की बोल रखी हो, ठीक है, किताब का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है आपको, मीन दे रखा है, सॉरी मीन दे रखा है कितना, 18। तो इसका टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है। CI दे रखा है 11 से 13, दो का गैपिंग चल रहा है 25 तक, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7, 6, X, 13, Y 5 और 4, ठीक है, इस तरीके से। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता था, मीन को x बार भी लिखते हैं, मीन का मतलब होता है सिग्मा fi xi अपॉन में n। तो fi xi चाहिए पहले आपको, fi और xi का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। xi क्या होता है, फिर यहां पर निकाल देंगे fi xi। xi का मतलब होता है इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, वो xi हो जाएगा। जैसे कि 11 और 13 कितना होता है आपका 24, 24 का आधा कितना हो गया 12। फिर इस सब में ना दो का गैप है, ठीक है, तो इसके xi में भी दो का गैप हो जाएगा, ये ट्रिक है आपके लिए। तो ये हो जाएगा 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20, फिर 22 और 24, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, इसका भी 84 आएगा, इसका 16x आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 को मल्टीप्लाई करा 18 से तो 234, और ये 20y और ये 110, 24 को 4 से 96, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, पहले तो इसे निकाल दो fi का टोटल कितना हो जाएगा, देखो सबको जोड़ देना, बस इसको और इसको छोड़ देना, ठीक है। सबको जोड़ लो, जैसे 7, 6, 13, 5 और 4, तो ये हो गया 35। तो लिख देंगे 35x प्लस वाई, है ना, x और y को साथ में जोड़ दिया। और अब इसका टोटल कर लेते हैं, इसका भी टोटल कुछ ऐसे ही होगा,
यानी कि इसको और इसको छोड़ देना और बाकी सबको कर देना। तो 84 प्लस 84 234 प्लस 110 प्लस 96 608 प्लस 16x और प्लस 20y, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको? मीन दे रखा था, ठीक है। क्या दे रखा था? मीन, याद है? 18 दे रखा था। तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला रख देंगे हम, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं मीन इक्वल टू में सिग्मा fi(xi) अपन में n। तो मीन कितना है आपके पास? सॉरी, मीन कितना है? 18 और fi(xi) कितना है? 608 प्लस 16x प्लस 20y अपन में n। n की जगह आ जाएगा 35 प्लस x प्लस y। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 और 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 630 प्लस 18x प्लस 18y इक्वल टू 608 प्लस 16x प्लस 20y, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये 18x है, ये 16x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 18y है, 20y इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और 608 माइनस का 630 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22, माइनस का 22, ठीक है। 2 कॉमन लेके 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 11। अब देखो पहली इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन क्वेश्चन में ये दे रखी थी। अच्छा, इसमें ना n की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं हमने देखा नहीं है, पढ़ लेते हैं एक बार। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ 68 चिल्ड्रन। तो टोटल आपके पास यानी कि ये दे रखा है 68, तो आप लिख सकते हो 35 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? 68 के, n के बराबर है। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 68 में से माइनस हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 33। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को माइनस एलिमिनेट कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 11 और x प्लस वाई इक्वल टू में 33 दे रखा है। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, कट जाएगा ये 2x और ये हो जाएगा 22, तो ये कट जाएगा 11। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 11। x की वैल्यू को इधर ही पुट कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 11 में ये 11, ये उधर जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू में माइनस का 22, तो x y की वैल्यू आ जाएगी 22। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन था काफ़ी, ठीक है, 5 नंबर के अकॉर्डिंग लेंथी क्वेश्चन आते हैं HPSC में, ठीक है। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करते हैं। हालांकि आपको तो एक ही करना होगा, मैं दोनों करवा के रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दोनों करवाते हैं। चलो देखो, shown below is a cylindrical shape cake that Mamta is baking for her son's birthday. The cake is 21 सेंटीमीटर tall, तो मतलब इसकी हाइट दे दी आपको 21 सेंटीमीटर की, एंड हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस दे दी 15। चलो ऐसे लिख लेते हैं, रेडियस आपके पास 15 है। She want to surprise her son by filling jams inside the cake. इसके बीच में वो क्या कर रही है? जैम्स भर रही है, जैसे कि ये दिखा रखा है, ठीक है, ये जैम्स भर दी है इसमें। In order to do that, she remove a cylindrical portion of cake out of the center as shown. तो उसने क्या करा कि बीच में से उतना ही पोर्शन बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो राउंड बच गया होगा और बीच में जैम्स भर दिए उसने, ठीक है। द पीस दैट इज रिमूव 21 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि जो रिमूव करा है ना वो भी 21 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि उतना ही बराबर है जितनी इसकी हाइट है। इफ द केक वेट 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर,
0.5 ग्राम, ग्राम है, ठीक है ना, यानी कि आधा ग्राम, 500 ग्राम नहीं, आधा ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड द वेट ऑफ द केक दैट इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सेंट्रल पोर्शन इज 6600 ग्राम। बोल रहा है एंड द वेट ऑफ द केक दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रिमूविंग द सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन को हटाने के बाद जो उसका जो वेट बचता है वो 6600 ग्राम बचता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सेंट्रल पोर्शन दैट इज कट, तो उसका सेंट्रल पोर्शन जो हमने कट किया है उसकी रेडियस क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि टोटल वेट क्या है। तो टोटल वेट के लिए आपको दे रखा है ना, देखो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 0.5 ग्राम होते हैं, तो पहले पता करो कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर था इसका। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर कितनी है हमारे पास 15, और हाइट कितनी है 21, तो ये कट जाएगा 3 बार में, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 15 × 3 मल्टीप्लाई बाय 22, 14850 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वेट बताओ, टोटल वेट, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप कितने से 0.5 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.5 से, 7425 ग्राम, ठीक है, ये आ गया दूसरा, तो इतने ग्राम है उसका। तो अब उसने जो रिमूव करा है तो बचा कितना है आपके पास 6600 ग्राम बचा है ना, जो रिमूव करने के बाद बचा है 6600 ग्राम बचा है। तो अब ये 6600 ग्राम जो बचा है ये तो ठीक है, बट जो हमने निकाला है उसका वेट कितना होगा, ठीक है। तो पोर्शन वेट ऑफ पोर्शन दैट हैज रिमूव्ड, जो पोर्शन रिमूव्ड किया है उसका पोर्शन क्या होगा। सिंपल सी बात है, टोटल वेट था 7250 ग्राम, जिसमें से माइनस कर देंगे 6600 ग्राम क्योंकि उतना ही बचा हुआ था, तो ये आ जाएगा आपके पास 825 ग्राम। तो जो वेट मतलब जो पार्ट आपने निकाला है उसका वेट है 825 ग्राम, तो उसका 825 ग्राम वेट हो गया। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमूविंग पोर्शन, क्या कर देंगे 825 ग्राम को डिवाइड कर देंगे कितने से 0.5 से, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाय 0.5 यह आ जाएगा 1650 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1650 को हमने जब 0.5 से मल्टीप्लाई करा होगा तब जाके हमारे पास वेट आता है। तो अब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम आने के बाद क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में 1650, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें निकालनी है, एच हमें उतनी ही दे रखी 21, तो ये कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में, तो ये काट दो। अब 1650 को डिवाइड कर दो 22 से, तो ये कट जाएगा 75 बार में, और ये कट जाएगा 3 से 25 बार में, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 25, तो जिससे आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। क्वेश्चन ज़्यादा कोई लेंथी क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, बट ट्रिकी क्वेश्चन था ये। जितने भी क्वेश्चन लेंथी होते हैं ना वो ट्रिकी नहीं होते, और जितने भी शॉर्ट होते हैं वो ट्रिकी होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इधर ही समझ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ डिस्टेंस 63 किलोमीटर and then travel a distance 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर। तो क्या रहा है कि एवरेज स्पीड लेकर 63 का डिस्टेंस कवर करता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 1, डिस्टेंस 63 और स्पीड x, ये हो जाएगा। ठीक है, टाइम 2 में डिस्टेंस कितना है 72
और एवरेज स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाती है, तो 72/में x + 6, यानी कि स्पीड क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है ना। ये हो गया सेकेंड टाइम। एंड देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, इट इफ इट्स टेक 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, इन दोनों को जोड़कर वो टोटल जर्नी कितने घंटे में कवर कर रहा है, 3 घंटे में। तो व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, दोनों को जोड़कर, दोनों टाइम जोड़कर उसको 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ठीक है, टाइम 1 है 63/x, 72/में x + 6 इक्वल टू में 3। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा x² और प्लस का 6x और ये से मल्टीप्लाई, तो 63x प्लस 63 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 378 प्लस 72x इक्वल टू में 3। अब ये क्या हो जाएगा, 63 और 72 प्लस हो जाएंगे, 72 प्लस 63, तो 135x प्लस 378/में x², या x² वाली टर्म उधर चली जाएगी ऊपर, इधर चली जाएगी 3 × x² प्लस 6x। अब देख लो कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आता है, तो देख लो 135 को डिवाइड 3 से कर देंगे तो यह हो जाएगा 3 हो जाएगा कॉमन, तो 45x प्लस इसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, 126 इक्वल टू 3x² प्लस 6x। ये ऐसे हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 45x, और या तो ये टोटल टर्म उधर चली जाएगी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 45x माइनस का 126 इक्वल टू में 0। तो x² माइनस का 45 में से 6 गए तो 39 माइनस 126 इक्वल टू में 0। अब इसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। स्प्लिट कर देते हैं, x² माइनस करके 39 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कर 126 आना चाहिए, तो माइनस करके 39 और मल्टीप्लाई करके 126 आपका आएगा किससे, ये हो जाएगा आपका 42 माइनस का 3, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आपका इसमें आ जाएगा। x² माइनस का 42x और प्लस का 3x माइनस का 3x माइनस का 126 इक्वल टू में 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x माइनस 42, इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 3, तो x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 42 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 42 आ जाएगी, और दूसरा तो प्लस में आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, नॉट पॉसिबल है। तो आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी आपके पास 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो है आपके पास केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं, तो सेक्शन डी आ गया, केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो केस स्टडी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करा देंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सेक्शन डी तक आपके कवर कर लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, ठीक है। और समझ में आए हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और बेसिक का भी क्वेश्चन जरूर करना। बेसिक का जो PYQ है उसे जरूर करना। ये हो गया स्टैंडर्ड का PYQ, एक बेसिक का भी करो, बेसिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके पास, ठीक है। तो दोनों PYQ करो, 2 PYQ करवा दिए मैंने, एक बेसिक का करवा दिया और एक ये स्टैंडर्ड का हो गया, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड के 1 और 2 जरूर लेके आऊँगा PYQ, ठीक है। जब तक आप इनको देखते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले PYQ में।